हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वापस स्वागत है आपका एनसीईआरटी समरी क्लास 8th में। तो अब तक हम लोग क्लास 6 तक पढ़ चुके हैं। हमने पहले 6 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अब हम 7वें चैप्टर पे आ गए, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। राइट, तो दिस इज अबाउट एजुकेशन की ईस्ट इंडिया कंपनी का और फिर ब्रिटेन का एजुकेशन के प्रति क्या अप्रोच था। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को। बात करते हैं, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट पे, जहाँ पे हम अपनी सारी पीडीएफ्स और लेसन्स के अपडेट देते रहते हैं। प्लस आप टीम से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, टीम विल गेट बैक टू यू। इफ पॉसिबल आई ऑल्सो गेट बैक टू यू। ओके, तो चैप्टर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। आइए बात करते हैं। तो देखो, ब्रिटिशर्स का ये मानना है, मतलब स्टार्टिंग से ही ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि हाँ, इट इज देयर वाइट मैन्स बर्डन। राइट, कि भाई हम सिविलाइज हो गए हैं और बाकी दुनिया को, स्पेशली इंडिया को सिविलाइज करने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। राइट, तो हम हमारे बारे में जो उनका नजरिया है, हम उनको देखते हैं कि भाई हम अनसिविलाइज हैं, अनकल्चर्ड हैं, बारबैरिक हैं। राइट, हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड दैट इज द रीजन दे नीड टू सिविलाइज अस, है ना। तो भाई उनका मिशन है, वो सिविलाइज करना चाहते हैं हमें, हमारे कस्टम्स, हमारे वैल्यूज, हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं। राइट, स्पेशली बहुत सारे इविल्स वगैरह भी हैं, वो उसको चैलेंज करना चाहते हैं। हमें इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमको एजुकेशन दे, एंड ताकि हम उनके अच्छे सब्जेक्ट्स बन सकें। तो हमने स्टार्टिंग में एक डिस्कशन किया था कॉलोनियलिज्म का, कि भाई कॉलोनी होती क्या है, और उसके हिसाब से हमने समझा था कि अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो जरूरी है दो चीजों को कंट्रोल करना। पहला पॉलिटिकल, और दूसरा कल्चरल कॉन्केस्ट। कि अगर आप कल्चरली भी हमको हरा देते हैं, हमारा कल्चर चेंज कर देते हैं, तो होगा क्या कि अगर सोचो हम वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन हमको पसंद आने लगेगी, तो इन दैट केस वी विल फील इंफीरियर and we will have affinity towards British culture. We will like them, we will support them. तो उनका एक सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा अगर उन्होंने हमारा कल्चरल चेंज भी कर दिया। तो ये ओवरऑल जो है आइडिया है। इसके साथ साथ एजुकेशन से एक और फायदा उनका होगा, दे विल गेट क्लर्क्स, दे विल गेट इंग्लिश सर्वेंट्स इन इंडिया ओनली। राइट, तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर वो देखें कि हाँ, उनको एक लॉन्ग टर्म कॉलोनी क्रिएट करनी है, तो एजुकेशन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ इनिशियली अगर हम देखें, स्पेशली अगर मैं मार्क करूं आपका टाइम, लेट से 1835, और एक और टाइम ब्लॉक करूं लेट से 1813। राइट, तो 1813 के पहले जो फिलॉसफी है उसे ओरिएंटल फिलॉसफी कहा जाता है। 1835 के बाद जो फिलॉसफी है उसे आप ऑक्सीडेंटल कह सकते हैं, एंजेलिकल कह सकते हैं। ओरिएंटल फिलॉसफी के तहत अंग्रेज मानते हैं कि हमको हमारी नेटिव एजुकेशन, जैसे कि लॉ, रिलीजन, जो है संस्कृत, इस्लामिक लॉज, हिंदू लॉज, राइट, या फिर जो है फिलॉसफी, लॉजिक, ये सारी चीजें, तो हमारा जो नेटिव लिटरेचर भी है, तो उन सारी चीजों में एजुकेशन देना चाहिए। तो वो बेसिकली पक्ष में है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो चीजें हैं, वही हमको पढ़ाई है। बल्कि 1835 के बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, और यहां से आइडिया आता है कि भाई मेनली आपको साइंस पढ़ानी है, आपको वेस्टर्न एजुकेशन देनी है, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। बाकी सारी लैंग्वेज मार्जिनलाइज हो जाएंगी, साइडलाइन हो जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज यहां से खासा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट, ये कहानी और ज्यादा यू कैन से जो है तेज हो जाएगी आफ्टर 1854। 1854 में एक वुड डिस्पैच आएगा, वुड्स डिस्पैच, और उसके तहत एजुकेशन और ज्यादा स्प्रेड होगी, स्पेशली वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, और ज्यादा स्प्रेड होगी, मासेस में स्प्रेड होगी। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं इस एनसीईआरटी में। तो पहले बात करते हैं ओरिएंटल फिलॉसफी की, जिसमें हम देखेंगे कि देयर आर मल्टीपल लीडर्स लाइक विलियम जोन्स, जो कि कहते हैं कि जो है इंडिया का जो कल्चर है, जो यहाँ का जो लिटरेचर है, यहाँ का जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, इट्स गुड, वी नीड टू स्केल दैट, वी नीड टू प्रोवाइड इंडियन एजुकेशन टू इंडियंस। तो नेटिव्स को नेटिव्स की लैंग्वेज में, नेटिव्स के सब्जेक्ट से पढ़ाना, दैट इज ओरिएंटल फिलॉसफी। एंड ओरिएंटल बेसिकली इंडिकेट करता है एशिया की तरफ, स्पेशली ईस्टर्न एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। खैर, तो एंट्री होती है विलियम जोन्स की। राइट, तो विलियम जोन्स 1783 में आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ही इज एक्सपर्ट इन लॉ, लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती हैं, तो ग्रीक, अरेबिक, फ्रेंच, पर्शियन, इंग्लिश, है ना। अब जब वो इंडिया आए तो इंडिया के संस्कृति सीखने लगे। राइट, यहाँ की लैंग्वेज सीखने लगे, यहाँ की ग्रामर, यहाँ की पोइट्री, सब कुछ जानने लगे। इंडियन पंडित्स के साथ उनका उठना बैठना हो गया, और बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे
समझे। ऑल्सो इस समय जो राज्य चल रहा है, गवर्नर जनरल है हमारे यहाँ पे इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर से ये ओरिएंटल फिलॉसफी चल रही है। खैर, इनके साथ साथ कुछ और भी लीडर्स हैं विलियम जोन्स के साथ साथ, जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रूक एंड नेथनियल हेलहेड। तो विलियम जोन्स है, इनको ओरिएंटल जोन्स भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल दे आर प्रो इंडियन हेरिटेज, दे आर प्रो आर कल्चर, दे वांट टू मास्टर इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत सारा संस्कृत और पर्शियन वर्क वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ताकि अंग्रेज भी हमारा कल्चर, हमारी बुक्स, हमारा लिटरेचर पढ़ सके। तो डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर है, डीप रिस्पेक्ट फॉर जो है इंडियन ग्लोरी है। तो यहाँ पे देखो, कल्चर चेंज करने का जो आइडिया है वो ओरिएंटल टाइम्स में नहीं है, इनफैक्ट हमारे ही कल्चर को बूस्ट करने की बात हो रही है। इसी के तहत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वही तीनों नाम, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रूक एंड नेथनियल हेलहेड। नाउ तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी है, अगर आप देखें तो ये इंडियन कल्चर को बेसिकली रिसर्च करेगी। तो इनका एक जर्नल आएगा, एशियाटिक रिसर्चेस, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे ही टेक्स्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, राइट, ताकि बाकी लोग जान सके हमारे जो हिंदू लॉज आइडियाज, मुस्लिम लॉज एंड आइडियाज, उनको जो है डिस्कवर कर रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अंग्रेजों को इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। Now, for them, this has to be the basis of future development in India. This has to be the foundation of education in India. Okay. So now, जैसे ये फोटो आप देखो तो इसमें बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स खड़े हैं, और वॉरेन हेस्टिंग्स के एक साइड में पंडित हैं और एक साइड में जो है मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो यही दिखाते हैं कि हाँ, उनका थॉट प्रोसेस ओरिएंटल है। एक टर्म इसमें यूज हुआ है मुंशी। मुंशी का मतलब होता है अ पर्सन जिसको पर्शियन आती है, उसमें लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, राइट। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब हुआ ऑल द लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश, यानी लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस को वर्नाकुलर कहा जाएगा। ओके। तो ब्रिटिश एजुकेशन जो देख रहे हैं उनके हिसाब से संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, पर्शियन लिटरेचर पढ़ाना चाहिए, पोट्री पढ़ाई जानी चाहिए, राइट। तो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ जो हमको आता है, ताकि आप नेटिव्स का इज्जत पा सकें, नेटिव्स से रिस्पेक्ट पा सकें, राइट, नेटिव्स का ट्रस्ट जीत सकें। इसी के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही कैलकटा मदरसा का गठन होता है 1781 में। यहाँ पे देखिए अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली हिंदू कॉलेज सेटअप हुआ है 1791 में। यहाँ पे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे। तो इनिशियली आप देखोगे तो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच है, बट हम समझ रहे हैं कि यही अप्रोच यहाँ पे चेंज हो रही है। ये बीच में डिबेट है, बीच में केओस है, जो कि फिलॉसफी बदल देगा। तो ओरिएंटल एंजेलिसिस्ट डिबेट स्पेशली 1823 से चालू होगा और 1835 तक ये फिलॉसफी बदल जाएगी। चलिए, तो आइए देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इंडियन एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा ओरिएंटल एजुकेशन है, चाहे संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर हो, चाहे अरेबिक लैंग्वेज लिटरेचर हो, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नॉलेज ऑफ द ईस्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, अनसाइंटिफिक। तो उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि भाई साइंस पे बहुत जोर नहीं है, राइट। प्लस हमारा जो लिटरेचर है वो काफी नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है, क्लासिक्स नहीं है, और उससे डिसिप्लिन नहीं बनेगा, उससे जनता बहुत ज्यादा सीखेगी नहीं। इसमें दो बड़े प्रोपाउंडर हैं, एक है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ है, बेसिकली एंजेलिकल ऑक्सीडेंटल, राइट। ये कहते हैं कि ना ना, ऐसे दिल जीतने की कोशिश मत करो कि हाँ नेटिव को वही पढ़ाओ जो उनको पढ़ना है, राइट। क्यों पढ़ाना, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए इनके हिसाब से, मिल के हिसाब से, एजुकेशन यूजफुलनेस, यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट। तो भाई साइंस पढ़ाइए, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाइए, जो वेस्ट ने तरक्की करी है वो सारी नॉलेज, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ाने की कोशिश करिए। यहाँ की पोएट्री और जो लिटरेचर है वो पढ़ाने की कोशिश मत करिए। तो एक बड़े प्रोपाउंडर जेम्स मिल, अब इनका वर्चस्व भी अच्छा है, इनकी फिलॉसफी चल भी रही है, स्पेशली यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। दूसरा, दूसरे जो बड़े प्रोपाउंडर है वो है मैकॉले, और इनफैक्ट ही इज द लीडर जो यहाँ पे कॉल भी लेंगे। तो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, ये बेसिकली ओरिएंटलिस्ट फिलॉसफी के सबसे बड़े यू कैन से एंटी हैं, क्रिटिक हैं, राइट। ये कह रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू हिम नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज कुड बी इम्पार्ट कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। ये कहते हैं कि भाई वेस्टर्न नॉलेज की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ, या फिर
थोड़ी सी किताबें ही सफिशिएंट है चैलेंज करने के लिए ओरिएंटल पूरी पूरी नॉलेज को, राइट। तो इस तरह का इनका मानना है और उनके हिसाब से जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही मेन होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज वेस्टर्न एजुकेशन यही होना चाहिए। अगर हमने इंग्लिश सीखा तो हम वेस्ट का जो लिटरेचर है, वेस्ट की जो नॉलेज है वो हम पा पाएंगे। तो वेस्टर्न साइंस, फिलॉसफी, वेस्टर्न लिटरेचर, ये सारी चीजें होंगी। इससे क्या होगा कि हमारा टेस्ट भी बदलेगा, हमारा वैल्यूज भी बदलेगा। अब ये इसलिए भी कह रहे हैं, देखो इनका मानना है कि इसके थ्रू क्या होगा कि मे बी वी विल बी इंडियन फ्रॉम इनसाइड, बट है ना, इंडियंस फ्रॉम इनसाइड, बट एज फार एज टेस्ट, एज फार एज यू कैन से affinity, right, all this is concerned, we will be basically English, we will be British। तो हमारे बहुत पसंद होगी, यू कैन से ब्रिटिश कल्चर हमको बहुत ज्यादा पसंद होगा। एंड जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो एक सस्टेनेबल कॉलोनी यहाँ पे क्रिएट हो पाएगी। तो 1835 के बाद है ना, 1835 का जो बेसिकली इनको क्लैरिटी है, तो मैकॉलेज मिनट कहा जाता है, जहां पे इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी दी है, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, और सिर्फ जो एलीट है, टॉप है, उसी को पढ़ाइए। बाकी जो दुनिया है, बाकी की जो इंडिया है, वो धीरे धीरे टॉप वाले पढ़ाएंगे और एजुकेशन जो है नीचे बॉटम तक परकोलेट करेगी। तो एलीट क्लास को पढ़ाना है, टॉप नॉच को पढ़ाना है, जो कि इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, या तो ना तो इन्होंने यहाँ पे जिम्मेदारी ली है, दिस होल डिस्कशन इज नॉट अबाउट मास एजुकेशन, दिस इज अबाउट एडुकेटिंग द एलीट। तो 1835 में ये लोग कोई प्राइमरी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ जो है हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश जो है ये हायर एजुकेशन में प्रोवाइड करनी चाहिए। ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, ये कह रहे हैं कि सब टेम्पल ऑफ डार्कनेस बनेंगे, है ना, नॉट एट ऑल गुड। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बहुत सारी प्रोड्यूस होने लगेगी। तो 1835 के बाद देखो, जैसा कि मैंने कहा कि 1835 से ये इंग्लिश एजुकेशन ग्रो करने लगेगी, बट सिंस इट इज नॉट मास एजुकेशन तो उतना फर्क भी नहीं आएगा। बट जैसा कि हमने कहा कि 1854 में वुड डिस्पैच आ रहा है, और अब ये जो एजुकेशन है कॉन्सेप्ट हो जाएगा मास एजुकेशन का। आइए वुड डिस्पैच समझते हैं। तो नाउ, तो वुड डिस्पैच, एजुकेशनल डिस्पैच आपका 1854 में आ रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको भेजा है, राइट। और इसमें यहाँ पे चार्ल्स वुड है जिनके नाम पे ये वुड डिस्पैच है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इस समय ये प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने कहा कि जो है यूरोपियन लर्निंग पे होना चाहिए, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन नहीं होना चाहिए। प्लस ही ब्रॉट सो मेनी अदर चेंजेस, जैसे कि हायरार्की इन एजुकेशन, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन को आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में दे दीजिए। मेक सेंस, प्रैक्टिकल बात कही इन्होंने, छोटे बच्चों को कैसे इंग्लिश सिखाओगे। फिर सेकेंडरी एजुकेशन ये जो होनी चाहिए, ये एजुकेशन आपकी होनी चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर में, कि इंग्लिश भी और आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज भी। और फिर जो आपकी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज सेटअप करिए और ये आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। ये दोनों स्टैब्लिशमेंट जनरली डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, और ये जो स्टैब्लिशमेंट है ये विलेजेस में ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए। वुड डिस्पैच इसके ऊपर भी एक और चीज सेटअप करता है, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंसीज में, कॉलेजेस के भी ऊपर प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी हो जैसे कि, है ना, क्वालिटी वाइज दिस यूनिवर्सिटी शुड बी इक्विवेलेंट टू लंदन यूनिवर्सिटी। Additionally, he is talking about grants and aid, प्राइवेट बॉडीज को, कि भाई सरकार क्या सारा खर्चा अकेले कर पाएगी, क्या सरकार ये सारा एजुकेशन खुद संभाल पाएगी, नहीं। तो ग्रांट्स इन एड होना चाहिए। प्लस वो कहते हैं कि फीमेल एजुकेशन के लिए सेटअप बनाइए। प्लस वो कहते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए। प्लस वो एडवाइस करते हैं कि डिपार्टमेंटल सेटअप होना चाहिए फॉर एजुकेशन। तब कहीं जाके एजुकेशन आप ग्रो कर पाएंगे।
तो वुड डिस्पैच को देखो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन बट इंग्लिश एजुकेशन। और यहां से जो कॉन्सेप्ट है वो मास एजुकेशन की तरफ आ गया है कि भाई सबको पढ़ाना है। देख रहे हो ग्रास रूट लेवल पे गांव में वर्नाकुलर जो है लैंग्वेज में प्राइमरी स्कूल सेटअप करने की वो बात कर रहे हैं। तो यहां से ग्रोथ ऑफ एजुकेशन होगी, राइट। तो ये जो एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा वो 1854 के बाद आएगा, अच्छा खासा ग्रो करेगी, बिकॉज इट इज अबाउट मास लिटरेसी। ओके, सो नाउ, तो ब्रिटिश तो जो है यूरोपियन लर्निंग विल इनेबल इंडियंस टू इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग एज पर डिस्पैच, एज पर वुड डिस्पैच, राइट। तो उससे उन्हें क्या समझ में आएगा, उनको इकोनॉमी समझ में आएगी, उनको समझ में आएगा कि भाई ये ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता है, उनको समझ में आएगा कि भाई रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है, उनको समझ में आएगा कि किस तरह के टेस्ट होने चाहिए, किस तरह के डिजायर्स होने चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली इंग्लिश टेस्ट इंग्लिश डिजायर्स उनके डेवलप होंगे। प्लस ब्रिटिश गुड्स की डिमांड, लग्जूरियस गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो दिस इज हाउ वुड डिस्पैच थिंग्स कि हमें ये नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन कितना ज्यादा मदद करने वाला है। एडिशनली ही थिंक्स कि भाई मॉरल कैरेक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा बहुत ज्यादा, भाई सच्चाई आएगी, ट्रुथफुल हो जाएंगे, बड़े ऑनेस्ट हो जाएंगे, इससे हमें कंपनी के सिविल सर्वेंट्स यहीं इंडिया में मिलने लगेंगे, राइट। हमें ड्यूटी आएगी, कमिटमेंट आएगा। तो ये सारा जो है कॉन्सेप्ट वुड डिस्पैच जो है एनविसाज कर रहे हैं कि उनके उनके वुड डिस्पैच से या उनके डिस्पैच से एजुकेशन का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा इंडिया में, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए खासा हेल्पफुल होने वाला है। विच इज राइट, है ना, कि ये ब्रिटिशर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो इतना अच्छा सिस्टम आएगा, एजुकेशन आएगा, तो ये हमारे नेशनलिज्म के लिए भी उतना ही फ्रूटफुल है। तो हमारा नेशनलिज्म भी ग्रो करेगा, पॉलिटिकल अवेकनिंग भी आएगी, राइट। तो देखिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही है 19th सेंचुरी में, ही इज वुड, चार्ल्स वुड, राइट। ओके, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप होंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया, यूनिवर्सिटीज आएंगी प्रेसिडेंसीज में, तो कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, 1857 लॉर्ड कैनिंग, तो अंडर लॉर्ड कैनिंग ये यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश हो रही हैं, और हमारा पूरा स्कूल का सिस्टम बदल जाएगा। अब तक तुम समझो कि टिल 1854 ब्रिटिशर्स have not intervened or interfered in the primary education, बट अब वो प्राइमरी एजुकेशन या पूरे एजुकेशनल सेटअप में एंटर कर रहे हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिश्चियन मिशनरीज, बिकॉज अगर हम 1813 में देखें, 1813 में देखें तो जो है यस, कुछ फिलोसफीज अगर हम देखें तो उसमें एक फिलोसफी इवेंजेलिकलिज्म भी है, यूटिलिटेरियन तो है ही है, और प्लस फ्री ट्रेड है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी चाहते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भी चाहते हैं कि वो इंडिया आए, राइट, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करा जा सके। टिल 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी इनको सपोर्ट नहीं करती, राइट, इसलिए मैंने 1813 लिखा कि टिल 1813, जब तक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 नहीं आ रहा, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि देखो अगर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि लोकल पॉपुलेशन का या जो लोकलाइट्स हैं उनकी सोशल, यू कैन से, जो नॉर्म्स हैं उसको आप चैलेंज करने लगेंगे, जो कि लोकलाइट्स अच्छा फील नहीं करेंगे, मे बी दे विल रिवोल्ट। सही सोचा शायद, राइट, है ना। लोग ब्रिटिश प्रेजेंस पर डाउट करने लगेंगे, ये लोग क्या चाहते हैं एंड ऑल, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, एंड दैट इज द रीजन कि क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियन मिशनरीज को ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करेगी, अनटिल एंड अनलेस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है ये नहीं कह देती कि क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री इंडिया में अलाउड है, राइट। क्रिश्चियन मिशनरीज कैन कम एंड प्रीच क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर हम और बैकग्राउंड समझे तो दे आर लुकिंग फॉर मॉरल एजुकेशन इन इंडिया। तो जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, दैट इज द रीजन कि वो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगेंगे। सिरमपुर में, कलकत्ता के पास एक जगह है, तो सिरमपुर में वो अपनी जो है मिशनरी एक्टिविटीज चालू करेंगे, उनकी यहाँ पे हेल्प करेंगे विलियम कैरी। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी आ जाएंगे 1800 में, कॉलेज वगैरह स्टैब्लिश होने लगेंगे 1818 में। खैर, अब हम समझते हैं कि 1854 से पहले और बाद में इंडियन एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन का सिनेरियो क्या है। ये रिपोर्ट हमको देते हैं विलियम एडम।
तो विलियम एडम बेसिकली स्कॉटिश मिशनरी हैं जो बताते हैं कि देखो पहले क्या था और बाद में क्या है। तो ये कहते हैं कि सिर्फ अगर आप बंगाल बिहार ऑब्जर्व करिए तो इस एरिया में कुछ नहीं तो कुछ 1 लाख पाठशाला है, प्राइमरी स्कूल्स हैं। हर पाठशाला में देखो बहुत सारे बच्चे नहीं है, बट हाँ लगभग 20 बच्चे हैं, यानी कि 20 लाख बच्चे आपके बंगाल बिहार में प्राइमरी एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, राइट। क्या ये बहुत यू कैन से प्रोसेस्ड सिस्टम है, क्या बहुत ही स्ट्रीमलाइन सिस्टम है? नहीं, राइट। इट इज बेसिकली रन बाय मे बी सम जमींदार, सम वेल्दी पीपल, सम राजा, मे बी बाय कम्युनिटी, मे बी बाय टीचर, टीचर का खुद का इनिशिएटिव है, गुरु है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। Now, the one thing you must remember about our education system pre 1857 या pre 1854 is flexible education system, राइट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, ऐसी कोई फिक्स फीस नहीं थी। जो जितना पे कर सकता है, रिच ज्यादा पे करेगा, जो पुअर है थोड़ा कम पे करेगा। कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं है, कोई सेपरेट स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है, कोई बेंच नहीं, कोई चेयर नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई सेपरेट क्लासेस वगैरह भी नहीं है, कोई रोल कॉल वगैरह नहीं है। तो जो भी आज आप देखते हो, आज का जो टुडे सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ये एजुकेशन होती कैसे थी? राइट, एजुकेशन होती थी किसी पेड़ के नीचे, किसी बाग में, किसी कॉर्नर में, किसी मार्केट के किनारे, कहीं टेंपल के किनारे, या फिर गुरुजी के घर पे, राइट। ओरल टीचिंग मेन हुआ करती थी, जो है जैसे आपने अभी भी गांव में देखा होगा कि लोग रात को पहाड़े याद करते हैं, बच्चों को बोला जाता है कि नहीं पहाड़ा याद करिए, टेबल याद करिए आप। तो ओरल टीचिंग वॉज द मेन एलिमेंट इन दिस, राइट। जो पढ़ाया जाता था वो स्टूडेंट की जरूरत के बेसिस पे था, कि भाई स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है, उसे क्या जरूरत है, उसके बेसिस पे गुरु से पढ़ाते थे। कोई सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी। एक ग्रुप का एक लेवल है, दूसरे ग्रुप का दूसरा लेवल है, एंड अकॉर्डिंगली गुरु हर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता था। तो दिस वॉज अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम। और ये साल भर भी नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? कि अगर हार्वेस्टिंग सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन में बच्चा अपने माँ बाप को मदद करने जाएगा खेतों में, राइट, फील्ड्स में काम करेगा, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस, टीचर कुछ भी चाहे ये तो होना ही होना है, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन जब जो है खेतों में जरूरत है बच्चों की, उस समय वो पढ़ाई नहीं होते थे, और वो स्कूल की क्लासेस भी नहीं होती थी। जैसे ही क्रॉप्स वगैरह फिनिश हुई, बच्चे फिर से फ्री हुए, स्कूल दोबारा चालू हो जाता था। तो देखो ये बहुत डिफरेंट सिस्टम हुआ करता था, जो है प्री 1857, जो कि फ्लेक्सिबल था, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स था। अब 1854 के बाद जो सरकार है वो प्राइमरी एजुकेशन में जाने लगी। उसके पहले हमने बात करी कि आप सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, तो लोकल पाठशाला वगैरह में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। बट 1854 के बाद आपने कहा नहीं नहीं नहीं, वर्नाकुलर एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल होना चाहिए। तो पंडित वगैरह अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट पंडित, कि हर एक पंडित देखेगा 4-5 स्कूल में जो है अच्छा क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इंप्रूव होना चाहिए। हर गुरु को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, भाई क्या पढ़ा रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, कोई रेगुलर टाइम टेबल है कि नहीं है, कोई ऐसी छुट्टी नहीं होगी कि हाँ 2 महीने 3 महीने बच्चे गायब है। प्लस टेक्स्ट बुक की एंट्री होगी कि इस क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, उस क्लास में वो पढ़ाया जाएगा। हर साल एग्जामिनेशन होने लगेंगे, हर किसी को सेम फीस, रेगुलर क्लासेस, फिक्स सीट्स, ठीक है। प्लस नाउ दिस इज अबाउट डिसिप्लिन, कि अगर आप स्कूल नहीं आए, आपने छुट्टी मारी, तो दैट मीन्स कि बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, दैट मीन्स बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, बट मे बी बच्चा पेरेंट्स की मदद कर रहा है, जो कि हमारे सिस्टम में जरूरी था। तो यस, एक सिस्टम आ गया, यस एग्रीड, एक प्रोसेस आ गया, यस एग्रीड, राइट। जो कुछ मामले में इसकी हम तारीफ भी कर सकते हैं, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। तो फिलहाल जो एजुकेशनल सिनेरियो है इंडिया में पूरी तरह बदल गया अंडर दीज न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। नाउ आफ्टर 1920s, और इनफैक्ट 1905 भी लिखने तो गलत नहीं होगा, बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट में भी वी रियलाइज कि वी नीड नेशनल एजुकेशन, वी नीड अ सिस्टम जो कि हमारा हो, जिसमें हम अपनी चीजें पढ़ाते हो, अपनी तरीके से पढ़ाते हो, अपनी जरूरत के अनुसार पढ़ाते हो, राइट। तो एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन उठने लगा आफ्टर 1920, राइट। ओके, तो बात करते हैं। तो देखो ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसा मान रहे हैं कि हाँ जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये हमको मदद नहीं कर रही, राइट। कुछ मानते हैं कि हाँ कर रही है, कुछ मानते हैं कि नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल गांधी जी कहते हैं कि हाँ नहीं कर रही है। गांधी जी इज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, राइट। कुछ चाहते हैं कि नहीं नहीं कर रही है, कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है इससे।
अंडरस्टूड। तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों को और ज्यादा स्कूल खोलने चाहिए और खर्चा करना चाहिए एजुकेशन पे, फ्री एजुकेशन देने लगना चाहिए। तो इसका काउंटर थॉट भी है और इसका लाइन थॉट भी है राइट, है ना। अब और आगे बढ़े हम तो समझेंगे कि हाँ जो है, जैसे गांधी जी का व्यू लेंगे तो इनका मानना है कि इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। इससे क्या होता है कि इंफीरियोरिटी आती है दिमाग में, हमें ऐसा लगने लगता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर है और हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इंफीरियर है राइट। तो गांधी जी का मानना है कि हाँ दिस हैज इंस्लेव्ड इंडियन। तो वो नहीं चाहते कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ें, वो नहीं चाहते कि हम कहीं ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश कल्चर को एडमायर करें। तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट जो नेशनल एजुकेशन का है, दैट इज रूटेड इन इंडियन कल्चर, है ना। तो गांधी एजुकेशन पॉलिसी तो हम 1937 के आसपास जो है इसको देखेंगे कि हाँ ही वांट्स टू ब्रिंग बैक आर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इंडियन लैंग्वेज से पढ़ाई, हमारी मातृभाषा में पढ़ाई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से वी आर स्ट्रेंजर्स इन आवर ओन लैंड। इंग्लिश पढ़ने के बाद हमें अपनी जमीनें समझ में नहीं आ रही, हमें अपना कल्चर समझ में नहीं आ रहा है राइट। प्लस अगेन ही वांट्स टू ब्रिंग बैक ओरल नॉलेज। तो वापस जो हमारा सिस्टम था कहीं ना कहीं उस इम्प्रूव्ड सिस्टम, है ना, एग्जैक्ट नहीं, इम्प्रूव्ड सिस्टम की तरफ वापस जाना चाहते हैं गांधी जी। वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा रिलाय करना चाहते हैं rather than टेक्स्ट बुक। तो ही बिलीव्स दैट वी शुड लर्न बाय एक्टिविटी, बच्चे करके देखें। फॉर एग्जाम्पल उनके हिसाब से स्टूडेंट्स को स्कूल में जैसे मान लीजिए कि अगर जो है आप कहीं बंगाल में हैं तो मे बी उनको जूट पे काम करना आना चाहिए, उन्हें जूट से रोप्स बनाना आना चाहिए। अगर आप डेक्कन में हैं तो मे बी उनको कॉटन से कपड़ा बनाना आना चाहिए, उनको मे बी वीविंग आनी चाहिए, स्पिनिंग आनी चाहिए। प्लस वी शुड सेल ऑल दिस। अगर हम इसे सेल भी करेंगे तो दो बातें होंगी। एक तो बच्चे ये सीखेंगे कि हाँ इसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे क्या है, तो ज्यादा सोशल होंगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। प्लस ये जो सेल करने से जो पैसा आएगा उससे टीचर की जो है सैलरी भी हो जाएगी, तो ये सेल्फ सस्टेन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी के हिसाब से राइट सिस्टम कुछ इस तरह होना चाहिए जहां पे मेजर फोकस एक्टिविटी पे हो, जहां पे मेजर फोकस आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज पे हो, और जो एजुकेशन रूटेड हो इंडियन कल्चर में, राइट। तो ये उनका जो है आइडिया है, उनका मानना है कि एजुकेशन सिर्फ जो है बेसिक नॉर्मल टेक्स्ट बुक एजुकेशन नहीं, इट शुड टीच माइंड, इट शुड टीच सोल। सिमिलर व्यू हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर अवार्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करी। ये कैलकाटा के बहुत ही पास है। उनका भी यही मानना है, ही वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, और उनका भी यही मानना है कि जो स्कूल है ना, ये जो बंद स्कूल है ये सफोकेटिंग होता है, ऑपरेसिव होता है। बच्चों को खुशी से सीखना चाहिए राइट। उस वो बच्चा क्रिएटिव है, फ्री है, वो थॉट को जो है कल्टीवेट करना चाहिए। तो चाइल्डहुड उनके हिसाब से एक सेल्फ लर्निंग पीरियड है, तो क्रिएटिव लर्निंग शुड बी इनकरेज्ड। नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ाइए, ऐसे खेतों के बीच में, ऐसे जो है बागों के बीच में पढ़ाइए। तो उस हिसाब से आप देखिए तो टैगोर और महात्मा गांधी थोड़ा क्लोज है व्यूज में, बट फिर भी काफी डिफरेंस भी है। जैसे गांधी जी आप देखिए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ है, वो कहते हैं कि ना ना ये तो मशीनों की पूजा है, वही टेक्नोलॉजी की पूजा है। बट टैगोर को अगर आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ ये मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन, इन दोनों का अमलगमशन होना चाहिए। कुछ उनकी अच्छी बातें हैं, कुछ हमारी अच्छी बातें हैं, दोनों को मिलाकर जो है बात बननी चाहिए राइट। तो ही इज टॉकिंग अबाउट भाई साइंस टेक्नोलॉजी, साथ में साथ आप सिखाइए, आर्ट सिखाइए, म्यूजिक सिखाइए, डांस सिखाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी सिखाइए, साइंस भी सिखाइए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये शांति निकेतन 1930 की आप क्लास देखिए राइट, तो बाग के बीच में जो है सिखाया जा रहा है राइट। ओके। तो 1870 में एक एजुकेशन एक्ट जो आया है, उसके हिसाब से अब आप समझिए कि हाँ ये थोड़ा सा मास स्प्रेड और ज्यादा होने लगेगा राइट। चाइल्ड लेबर जो है उस समय पॉपुलर था, चाइल्ड जो है स्कूल नहीं जा पा रहा था, नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत कम थे, है ना, या तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे या लोकल स्कूल थे। लेकिन एजुकेशन एक्ट के आने के बाद दोनों चीजें हैं, देखो गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो है ओपन होने लगे, प्लस कंपलसरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। तो 1870 के बाद आप समझिए कि ये जो 1854 में हमने बात करी थी एक्सपोनेंशियल, 1870 में जब ये ज्यादा स्कूल्स खुलने लगे तो और ज्यादा ग्रोथ हुई। ओके।
एक थॉमस अर्नोल्ड है जो फेमस है, राइट। थॉमस अर्नोल्ड इज इन बिटवीन 1795 टू 1842, एजुकेशनल थिंकर एंड ऑल्सो हेडमास्टर। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए हम उनको ध्यान रखते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लासिक्स की बात करते हैं कि भाई क्लासिक्स पढ़ाइए, लिटरेचर पढ़ाइए, इससे डिसिप्लिन आता है, राइट। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई स्टूडेंट्स के लिए। तो टू बिकम सिविलाइज स्टूडेंट्स, एडल्ट्स नीडेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एंड ही इज ऑल्सो अलाइंड कि भाई हमको जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। तो इसीलिए उनका नाम, थॉमस का नाम, थॉमस ऑर्नोल्ड का नाम हम ध्यान रखते हैं। दूसरा, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष 1905 में स्वदेशी मूवमेंट में, हम बात करेंगे इसकी, स्वदेशी मूवमेंट में खासा एक्टिव है, राइट। नोन फिगर, हमारे फेमस एक्सट्रीमिस्ट हैं ये, प्लस क्रांतिकारियों के साथ भी एसोसिएटेड है। ओके, तो जो है ही बिलीव्स दैट ही स्टेटेड दैट द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी, कि भाई ये पॉलिटिकल अवेकनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन का, राइट। तो एजुकेशन वर्नाकुलर में होनी चाहिए। तो इंग्लिश आप देखेंगे कि जो इंडियन लीडर्स हैं उनके व्यूज कहीं ना कहीं काफी क्लोज हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स शुड बी कनेक्टेड टू देयर रिमेन रूट। सिमिलर बात, यूटिलाइज मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स इन पॉपुलर गवर्नमेंट एज वेल, कि भाई ये सब भी सीखिए, राइट। जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसके बारे में भी जानिए, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ भाई, वेस्ट में भी कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन लेकिन आप भी रूट से कनेक्टेड रहिए, राइट। प्लस यहाँ पे भी देखिए गांधी वाली बात आई कि हाँ, यूजफुल क्राफ्ट जो है बच्चों को सीखना चाहिए, एक्टिविटी करना चाहिए। तो ये छोटा सा चैप्टर है एजुकेशन पे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट, है ना। और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, ट्रू एस्पिरेंट्स, तो वहां पे आपको सारे क्लास के पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाएंगे। और प्लस डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।